नमस्ते दोस्तों। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये है लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा, और उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल किए कि अगर गिवन चार्ज सिस्टम है पॉइंट चार्ज का, तो उसके कारण हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसी सीक्वेंस में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नल पॉइंट। एक बार रिवीजन करा दूं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? कोई भी चार्ज है, उसके कारण उसके सराउंडिंग में, उसके विसिनिटी में एक इन्फ्लुएंस होता है, उसी इन्फ्लुएंस को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और कितनी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कितना होता है? तो अगर उसके सराउंडिंग हम आर डिस्टेंस पे या फिर किसी भी पॉइंट पे एक एक कूलम का यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले आए, तो उस पर जो फोर्स लगाता है वो चार्ज, पोस्ट चार्ज जिसे हमने कहा था, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पर। ठीक है। तो अब जैसे हमने फोर्स में पढ़ा था कि दो चार्जर रखे हैं, उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसे कोलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। और उनके चार्ज के बीच में, अगर सेम टाइप के चार्ज हैं तो उनके चार्ज के बीच में अगर तीसरे चार्ज को रखें तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, जिसे हम टॉपिक का नाम दिया था हमने थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। अब उसी तरीके से नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट इसी तरीके से कोई भी चार्ज सिस्टम दिया है, उसके बीच में या उसके बाहर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे नल पॉइंट। द पॉइंट वेर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ड्यू टू गिवन चार्ज सिस्टम, ड्यू टू अ गिवन चार्ज सिस्टम। इसी चार्ज सिस्टम के कारण किसी पॉइंट पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रही है तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? नल पॉइंट कहते हैं। अब चार्ज सिस्टम में हम, हमारे सिलेबस में जो है वो दो चार्ज का सिस्टम है, अगर दो से ज्यादा चार्ज लेते हैं उसके कारण नल पॉइंट निकालते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमारे जो सिलेबस में है वो दो चार्ज सिस्टम के कारण है। हालांकि हम लोग ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ चुके हैं, सेम उसी तरीके के फार्मूले यहाँ पे बनेंगे। तो सपोज दैट दो चार्ज हमारे पास गिवन है, Q1 और Q2, सेम टाइप ऑफ चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, इनके बीच की डिस्टेंस आर दी गई है। ठीक है। तो अब इनके बीच में अगर हम कहीं किसी पॉइंट पे देखें, मान लो यहाँ पर हम किसी पॉइंट पे देखें, सबसे पहले बाहर देख लेते हैं। अगर इस पॉइंट पे हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो Q1 के कारण आएगी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका हम वेक्टर सम करेंगे। तो इस चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, पॉजिटिव है, तो Q2 के कारण भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम सिंपल सा दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन क्या ये दोनों यहाँ पे इधर किसी पॉइंट पे बराबर हो सकते हैं? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, अभी हमने क्या बोला है, सपोज दैट Q1 जो है कम है, लेस देन Q2 है, तो इसके पास जो है, इसके पास इसका जो चार्ज होगा, देखो पहली बात तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जीरो होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे कि अगर दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, तो वो हमेशा ऐड होंगे, और ऐड होंगे तो जीरो कभी हो ही नहीं सकती। इस इधर देखें तो इधर इसके कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और इस वाले चार्ज के कारण भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो यहाँ भी सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो यहाँ भी जीरो होने का कोई चांस नहीं है, यानी कि इधर कोई नल पॉइंट नहीं मिल सकता हमें। बीच की बात करें तो इसके कारण होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, इसके कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इधर होगा। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि जीरो हो जाए। जीरो कब होंगे? जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएंगे, तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो, क्योंकि यहाँ पे माइनस करेंगे, तो अगर इसके कारण हम E1 बोल दें, इसके कारण E2 बोल दें, तो अगर E1 इक्वल टू E2 हो जाए तो E1 माइनस E2 हो जाएगा जीरो, तो हमें नल पॉइंट मिल जाएगा। हमने माना कि यहाँ पे स्मॉल वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है? जीरो। ठीक है।
इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? फोर्स वाले में जो हमने कैलकुलेशन किया था, लेक्चर नंबर वो था 3rd। अगर आप देखना चाहें कैलकुलेशन मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ फिर से, सेम कैलकुलेशन है। वहां पे फार्मूला था के Q1 Q2/r², यहाँ पे फार्मूला है के Q/r²। तो दोनों में r² है तो सेम फार्मूला आता है। कैसे? अगर हम सेम टाइप ऑफ चार्ज हैं और सेम टाइप ऑफ चार्ज और सेम टाइप ऑफ चार्ज, अभी फार्मूला मैं लिख दूंगा, पहले कुछ बातें इनको देख लेते हैं। सेम टाइप ऑफ चार्ज, नल पॉइंट क्या होगा? बिटवीन द चार्ज। नल पॉइंट विल बी इन बिटवीन द चार्ज, इन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है? सेम टाइप मतलब चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो दोनों, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, तो जो नल पॉइंट आएगा उनके कारण जो होगा वो बीच में आएगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो क्या होगा? इसकी तरफ इधर आएगा और इससे टुवर्ड्स इधर आएगा, तब भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तभी बीच में ही जीरो हो सकता है। एक तो इनके बीच में होगा, और क्या होगा? नल पॉइंट विल बी क्लोजर टू द स्मॉल चार्ज, विल बी क्लोजर टू द स्मॉल चार्ज। इसके क्लोज क्यों होगा? क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखो, अगर दोनों सेम चार्ज हो गए, इक्वल, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो बिल्कुल बीच में नल पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर एक छोटा बड़ा है, जो कि क्वेश्चन में आपको इक्वल कभी नहीं मिलेगा, तो अगर इसके पास में हम देखेंगे, अगर ये चार्ज बड़ा है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनेगी, ये चार्ज छोटा है तो इसके कारण कम बनेगी। लेकिन हमें करना है दोनों को इक्वल, तो इससे डिस्टेंस हमें कम रखना पड़ेगा। हमने देखा डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, सॉरी डिस्टेंस, हाँ, ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके पास में रहेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और इससे दूर रहेगा, चार्ज के हिसाब से देखें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज ऊपर है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। तो चार्ज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो इसके हिसाब से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसकी कम बनेगी। तो दोनों को अगर इक्वल करना है तो इससे डिस्टेंस हम कम रखेंगे। अगर डिस्टेंस कम रखेंगे उस पॉइंट की, तो डिस्टेंस कम होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, और इससे डिस्टेंस ज्यादा होने पे कम हो जाएगी। तो वहां कहीं ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक है? तो नल पॉइंट क्या होगा? विल बी क्लोजर टू द स्मॉल चार्ज। फार्मूला में डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक्स जो फोर्स वाले में आया था, √Q1 प्लस √Q2 इंटू इनके बीच की टोटल डिस्टेंस आर। यह है सेम टाइप ऑफ चार्ज के लिए। ठीक है? सेम टाइप ऑफ चार्ज के लिए है। इसके अंदर जो होगा, ये फार्मूला आप लिख लीजिए। अभी इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी हम देखेंगे। ठीक है? जहां पे क्या है, एक्स है डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, और Q1 लेस देन Q2 है। जो छोटा वाला चार्ज रहेगा उसका स्क्वायर रूट ऊपर, और नीचे दोनों के स्क्वायर रूट करके ऐड कर देना है। ठीक है? ये हो गया सेम टाइप ऑफ चार्ज के लिए। अगर अपोजिट चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तब के लिए हम देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। फार्मूला नोट कर लिए होंगे आप। चलिए, एक नेगेटिव Q2 ले लिया हमने। डिस्टेंस कितनी दी गई है? आर। कंडीशन अभी भी वही है, Q1 लेस देन Q2। तो अब देखते हैं बीच में क्या जीरो हो सकती है। Q1 के कारण, मान लो P पॉइंट पे हमने देखा तो Q1 पॉजिटिव है, इसके कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। Q2 निगेटिव है तो इसके कारण टुवर्ड्स द चार्ज होगा, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही, तो कैंसिल कभी नहीं हो सकती। तो बीच में कहीं पे मिलना पॉसिबल नहीं है, तो नल पॉइंट बीच में नहीं हो सकता यहाँ पे। अब बात करते हैं बड़े वाले चार्ज के पास में, इधर कहीं पे, तो इसके कारण टुवर्ड्स द चार्ज होगी, और ये पॉजिटिव है तो इसके कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन वैल्यू देखते हैं, वैल्यू कंपेयर करते हैं, तो Q2 पास में है और बड़ा है, तो इसका जो नेट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और ये Q1 दूर है और छोटा भी है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से ये वाले जो E2 होगा, E2 और Q1, तो E2 हमेशा ज्यादा होगा। इधर कहीं भी लेंगे, इधर कोई भी पॉइंट हम लेंगे, तो वो वाला पॉइंट Q2 से पास में होगा और Q1 से दूर होगा।
तो इससे पास में है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इससे दूर में है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और Q2 ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, Q1 छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो ओवरऑल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आ रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है। तो इधर पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई पॉइंट मिलना जहां पे दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इक्वल मिल जाए, क्योंकि जब तक E1 E2 इक्वल नहीं होगा तब तक यहाँ पे नल पॉइंट नहीं मिलेगा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इधर स्मॉलर चार्ज के पास में। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण ये पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, ये निगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट तो आ रही है, लेकिन क्या इक्वल हो सकती है देखते हैं। अब ये चार्ज छोटा है, इससे डिस्टेंस कम है, ये चार्ज चार्ज के कारण देखेंगे तो इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो डिस्टेंस कम है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस ज्यादा है इसका इस पॉइंट से, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम हो सकती है। तो दोनों इक्वल होने के चांसेस हैं इधर, और जिस पॉइंट पे इक्वल हो गए वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जीरो मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर अपोजिट चार्ज टाइप्स ऑफ चार्ज हैं, फॉर अपोजिट चार्ज और अपोजिट चार्ज चार्ज सिस्टम, null point null point will be outside the charge, outside, इसी एक ही में लिख रहा हूं, एंड क्लोजर टू द स्मॉल चार्ज, और क्लोजर टू द स्मॉल चार्ज। ठीक है, इज इट विजिबल? ठीक, ठीक है, तो नल पॉइंट चार्ज के बाहर होगा और किधर होगा, क्लोजर टू द स्मॉल चार्ज, जो स्मॉल चार्ज होगा उसके अपोजिट चार्ज सिस्टम के लिए। फार्मूला क्या आएगा, वही फोर्स वाला फार्मूला। नल पॉइंट यहां से हमने मान लो ये है पॉइंट, जो पी पॉइंट है, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और ये किससे है, एक्स डिस्टेंस पे, Q1 से एक्स और Q2 से कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस की बात करें अगर हम, तो ये हो जाएगा आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स। ठीक है, तो जो फार्मूला आएगा, एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपान बड़े वाले चार्ज के स्क्वायर रूट में से छोटे वाले चार्ज के स्क्वायर रूट को हम माइनस कर देंगे, Q2 माइनस Q1, रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस आर। ठीक है, सेम वही फार्मूला है, यहाँ पे एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज एंड क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, यहाँ पे Q1 लेस देन Q2 भी लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो इस तरीके से आप इसका डेरिवेशन कैसे कैसे आया है, ये फोर्थ वाले लेक्चर नंबर 3 को आप उसको देख सकते हैं। अब जो है एक अल्टरनेटिव मेथड करते हैं, जैसे मान लो अगर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आए ये क्वेश्चन, तो हमें कैसे करना है जिससे हमारा टाइम बचे। कैसे करेंगे, फिर से वही लेते हैं, हमने मान लिया एक Q1 चार्ज है और दूसरा है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R, सपोज इसके अंदर ही पॉइंट होगा, P पॉइंट है X डिस्टेंस पे, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगाएं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो दोनों को इक्वल कर देंगे। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये x है, टोटल r है, तो r माइनस एक्स करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी r माइनस एक्स। अब इसके कारण Q1 के कारण तो क्या हो जाएगा, k Q1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के कारण k Q2 बाई r माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, k से k कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, Q1 बाई एक्स, Q1 बाई एक्स और इक्वल टू यहाँ पे बचेगा Q2 बाई स्क्वायर रूट लेने के बाद रूट Q1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रूट Q1 और इसका स्क्वायर रूट x हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट रूट Q2 और इसका स्क्वायर रूट r माइनस एक्स। ठीक है, तो r माइनस एक्स करते हैं, r माइनस एक्स अपॉन x कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q2 अपॉन Q1। तो यहाँ पे एक
जो देखो वही फार्मूला आ रहा है, लेकिन यहाँ से हमें एक जो कंक्लूजन निकला है, ये क्या है कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है एक्स, इसको एक बार रिवर्स कर दें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्स अपान आर माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये भी रिवर्स हो जाएगा, अंडर रूट क्यू वन बाई क्यू टू। ठीक है, एक्स अपान आर माइनस एक्स इक्वल टू रूट क्यू वन बाई। तो जो नल पॉइंट है वो इनके ज्वाइनिंग लाइन को डिवाइड कर रहा है इनके चार्ज के स्क्वायर रूट के रेशियो में। देखो ये एक्स आर माइनस एक्स, ये है नल पॉइंट। नल पॉइंट इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? चार्ज के स्क्वायर रूट के रेशियो में। ठीक है, तो फॉर सेम चार्ज, फॉर सेम टाइप ऑफ चार्ज, फॉर सेम टाइप ऑफ चार्ज, null point, null point divide, null point internally divide, internally divide to distance between them, to distance between चार्जेस बोल दीजिए आप, चार्जेस। ठीक है, अभी देखो शॉर्टकट कैसे निकलेगा, हम एक लाइन में दोनों डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो अब मैं, ये बात समझ में आ गई कि चार्जेस के रेशियो में जो है वो डिवाइड करेगा। अब इसको मैं एक्स वगैरह नहीं मानूंगा, Q1 चार्ज से R1 मान ले रहा हूँ, Q2 चार्ज से R2 मान ले रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस R हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, जो नल पॉइंट दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसके ज्वाइनिंग लाइन को, डिस्टेंस को, तो R1 अपान R2 किस रेशियो में डिवाइड करेगा? अंडर रूट Q1 अपान Q2। ये अभी मैंने किया था वहां पे, क्या आया था? एक्स अपान आर माइनस एक्स इक्वल टू रूट Q1 माइनस रूट Q1 बाई Q2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एग्जाम्पल इस पर। सपोज दैट हमारे पास एक चार्ज है क्यू मान लीजिए, और दूसरा चार्ज यहाँ पे मान लीजिए 3Q, सॉरी 9Q मान लीजिए, ताकि स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाए। बाकी चार चाहे जैसे दे, स्क्वायर रूट के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हो गई डिस्टेंस R। हमने माना नल पॉइंट जो है R1 और R2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो R1 अपान R2 हमें ये चीज याद होना चाहिए, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसके रेशियो में, अंडर रूट ऊपर छोटा वाला चार्ज Q अपान 9Q। ठीक है, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो R1 अपान R2 क्या मिल गया हमें? R1 अपान R2 इक्वल टू 1 अपान 3, यानी कि R1 रेशियो R2 क्या हो गया? 1 रेशियो 3। अब इसके बाद अगर R1 की वैल्यू हमें निकालनी है या R2 की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको आनी चाहिए थोड़ी सी ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए, क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं है कि मैं उस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ा सकूं। मैं हाँ करना सिखा दूंगा, कैसे करते हैं आप थोड़ा सा इसको याद कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा पढ़ें। और जब मैं क्लास 11th की फिजिक्स जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ, तो पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा वहां पे। तो बेसिक मैथ में ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, सारी मैथ। अब यहाँ पे मान लो R1 हमें निकालना है, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ना तो R1 पता है ना तो R2। यहाँ से अगर आप बोलो R1 इक्वल टू 1 अपान 3 R2 हो जाएगा, तो R2 तो हमें पता नहीं है, तो इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। R1 जब इस तरह से कोई पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन को पहले समझ लेते हैं। एक मान लो ये है 5 सेंटीमीटर की लाइन, और कोई पॉइंट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, इंटरनली डिवाइड कर रही है। तो इसको निकालने का तरीका है, मान लो ये रेशियो आ गया 2:5। ऐसे करके मान लो कोई रेशियो आया, जैसे R1 R2 2:5 आ गया, जैसे यहाँ पे R1/R2 आ गया 1/3। तो अगर R1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसकी R1 की जो रेशियो में जो डिस्टेंस है, जो जितनी मान लो यहाँ पे 2 यूनिट है, तो 2 अपान, और टोटल डिस्टेंस इसको जो जो है, मान लो R1/R2 जो था, ये था आपका 2/5 ऐसे आया था, तो R1 2 यूनिट हो गया, R2 5 यूनिट हो गया। अब कहेंगे R1 निकालना है, तो ऊपर 2 लिखेंगे, नीचे जो है इन दोनों का सम 5 + 2 7 इंटू जो इनके बीच की डिस्टेंस रहेगी 5, ये आ जाएगा आपको। R2 क्या है? ऊपर लिखेंगे 5,
और नीचे इन दोनों का सम 5+2 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका ध्यान रखिएगा। अगर R1 हमें चाहिए, पहले हमें यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे, चार्ज हमें दिया रहेगा वहां से रेशियो निकाल लेंगे। फिर उसके बाद अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो ये जो रेशियो में जितनी यूनिट है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे दोनों का सम इनटू टोटल डिस्टेंस। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में अगर आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो एक बार उसको दोबारा जाके रिवाइज करिए। अब ये R1 हमें निकालना है, R1 अपन R2 हमें 1:3 मिल गया है, तो R1 क्या हो जाएगा? सबसे पहले R1 ऊपर कितना है 1 अपान दोनों को ऐड कर देंगे 3+1 कितना हो जाएगा? 1+3 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस R, ये आपको दी जाएगी। तो Rn इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4R। R2 इसी तरीके से R2 निकालेंगे, तो R2 का रेशियो क्या है? R2 के यहाँ पे 3 लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे 3+1 4 इंटू टोटल डिस्टेंस R। ठीक है, तो R1 मिल गया 1/4R। अब देखिए ये करने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन क्यों ऐसा स्क्वायर रूट करके दिया रहेगा तो दिमाग में तुरंत बत्ती जलनी चाहिए आपके कि अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखो 9 क्यों था, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जिससे हम तुरंत R1 इक्वल टू पहले रेशियो निकाल लेंगे, उस रेशियो को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तब होता है जब इंटरनली डिवाइड करता है, ध्यान रखिएगा, इंटरनली डिवाइड करेगा तब। एक्सटर्नली के लिए कैसे निकालते हैं वो आगे मैं करूंगा, जब अपोजिट चार्ज रहेंगे तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा और कैसे करेगा वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इंटरनली डिवीजन हो रहा है, तो ये तरीका है निकालने का। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर इंटरनली डिवाइड हो रहा है तो जो नल पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस को चार्जेस के स्क्वायर रूट के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि R1 अपान R2 अंडर रूट Q1 अपान Q2, इस तरीके से डिवाइड करता है रेशियो निकाल के। इस तरीके से R1 और R2 हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले वाले तरीके पे जा सकते हैं, लेकिन इसमें काफी टाइम बचता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा हम अगर अपोजिट चार्ज ले लें, अपोजिट चार्ज सिस्टम अगर ले लें तो अपोजिट के लिए कहाँ पे डिवाइड करता था? एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, चार्ज के बाहर ज्वाइनिंग लाइन के बाहर हमें नल पॉइंट मिलता है, तो हमने मान लो क्यू ले लिया और दूसरा ले लिया माइनस का 16 क्यू। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस आर है, इनके बीच की डिस्टेंस आर है, और नल पॉइंट कहाँ होगा? स्मॉलर चार्ज के क्लोज में होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी R1। और इससे जो देखो पहले वाले चार्ज से R1, दूसरे वाले चार्ज से डिस्टेंस R2। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे नल पॉइंट है ए 0 है, तो डायरेक्ट R1/R2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बस ये एक्सटर्नल डिवाइड करेगा और रूट Q1 यानी कि Q अपान 16 Q, Q से Q जाएगा, क्या बचेगा? 1/16 का स्क्वायर रूट 4, यानी कि R1 रेशियो R2 कितना आ गया? R1 रेशियो R2 आ गया 1:4। अब अगर हमें R1 निकालना है तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले ऊपर वाला 1 अपान दोनों का सम 4+1 5 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस R। सिंपल है कि नहीं? इतना भी करने की जरूरत नहीं, आपको दिमाग में इतना कर लेना, 1:4 आएगा, डायरेक्ट R1 लिखेंगे 1/5 इंटू R। फिर R, और सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी हमें गलती हो गई है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना, तो एक्सटर्नली डिवाइड में हम ऐड नहीं करते नीचे, बड़े वाले नंबर से इसको माइनस करेंगे, 4-1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3R। ध्यान रखिएगा जब इंटरनली डिवाइड करेगा तब हम दोनों को ऐड करते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं? बड़ी वाली डिस्टेंस में से छोटे को माइनस करेंगे, 1/4-1 इंटू आर, जब इंटरनली करेगा तो ऐड। फिर इसी तरीके से R2 हो जाएगा, तो 4/R2, 4/4-1, 4-1 इंटू आर, तो कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू आर। आर आपको दिया रहेगा, आर की वैल्यू रख के आप इसको सॉल्व करके R1 R2 तुरंत बता सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, और अपोजिट चार्ज चार्जेस नल पॉइंट
एक्सटर्नली डिवाइड, एक्सटर्नली डिवाइड, इसमें डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ चार्जेस, स्क्वायर रूट ऑफ चार्जेस, ठीक है, चार्ज के स्क्वायर रूट में डिवाइड करेगा। तो ये नल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप वही वाला तरीका करिए, डेरिवेशन कर सकते हैं आप लेक्चर नंबर 3 में देख के। और अगर कंपटीशन एग्जाम जेईई मेंस या नीट में पूछा जाता है तो आप ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ ग्राफ देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और उनकी डिस्टेंस के बीच। सपोज दैट हमने क्या कहा, हमारे पास फार्मूला है, मान लो क्यू चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके चारों तरफ हम कहीं भी देखेंगे किसी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच, या फिर एक्स बोल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हमने पहले पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, हमने एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया और इनके कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। हमने वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया है और एक्स एक्सिस पे इनके बीच जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उस पॉइंट और उस चार्ज से डिस्टेंस को शो किया है। साइन कन्वेंशन हम पहले मान लेते हैं, इधर को हम पॉजिटिव मानेंगे। अगर इधर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इनकी ज्वाइनिंग लाइन की बात कर रहे हैं हम, इधर उधर नहीं बात कर रहे, सिर्फ ज्वाइनिंग लाइन पे ग्राफ बना रहे हैं। तो अगर इधर आती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मानेंगे, अगर इधर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसे हम निगेटिव मानेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में डिफरेंशिएट करना है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अबे तो इधर जब देखेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगी, इधर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगी, तो इधर वाले को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, इधर वाले को निगेटिव, ठीक है। अब हमने देखा है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, जिससे फोर्स वाला ग्राफ बना था, याद करिए, फोर्स वर्सेज एक्स का, इस तरह से इसी तरीके से इसका भी बनता है। जब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, जब r टेंड्स टू जीरो होगा, जब r बिल्कुल कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, टेंड्स टू इंफिनिटी, जितनी पास में जाएंगे इंफिनिटी होती जाएगी। और जब r टेंड्स टू इंफिनिटी यानी कि r बहुत दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू हो जाएगी जीरो, ठीक है। तो जब पास में है तो इंफिनिटी और जब दूर जा रहे हैं तो जीरो की तरफ टेंड्स कर रही है। पॉजिटिव डायरेक्शन अवे फ्रॉम इट होगी, इधर कहीं भी देखेंगे तो इधर, और इधर है तो पॉजिटिव, इसलिए हमने ऊपर बनाया। अब अगर इधर की बात करें, इधर भी सेम रूल फॉलो होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हम नीचे बनाएंगे, क्योंकि इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर माइनस ई हो जाएगा और सेम तरीके से ग्राफ बनेगा। और ध्यान रखना है ये 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इसका शेप डिफाइन नहीं होता है। जनरली ये शेप देख के हमें लगता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, शेप डिफाइन नहीं है, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब हम एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, चलिए हमने ले लिया मान लो माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, इधर ई इधर एक्स। अब एक अगर आपको समझ में आ गया है, आप दूसरा ध्यान से देख सकते हैं, इसके कारण इधर होगी टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या था, अवे था, इधर इधर था, इधर क्या हो रहा है, टूवर्ड्स द चार्ज बन रहा है, टूवर्ड्स द चार्ज होने की निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो निगेटिव डायरेक्शन में बनेगा तो नीचे बनेगा, सेम वही चीज बनेगा, बस नीचे बन जाएगा। इधर देखेंगे तो इधर भी टूवर्ड्स द चार्ज होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे देखेंगे, मान लो इस पॉइंट पे, तो टूवर्ड्स द चार्ज होगा ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो टूवर्ड्स द चार्ज है यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ऊपर बन जाएगा। ये हो गया ई वर्सेज एक्स ग्राफ आपका, ठीक है। अब जो है
हम 2 चार्ज ले लेते हैं, पहले सेम टाइप ऑफ चार्ज ले लेंगे, फिर अपोजिट चार्ज ले लेंगे। सेम टाइप ऑफ चार्ज ले लेते हैं, तो पहले हमने ले लिया प्लस क्यू, 2 चार्ज रखे हैं और प्लस क्यू, ठीक है? इनके बीच हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, दिख रहा है यहाँ तक? चलो ठीक, दिख रहा। और इधर हो गया -x, इधर हो गया +x। अब ध्यान देखिए, अब यहाँ पे 2 चार्ज आ गए, 2 चार्ज के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें बनाना है। तो अगर इधर किसी पॉइंट पे देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, यानी कि डायरेक्शन पॉजिटिव में ही जा रही है। अगर डायरेक्शन सेम है तो इनका रिजल्टेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बाकी होगा जो पॉजिटिव चार्ज वाला ही। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है? अब इधर कहीं बीच में बात करते हैं, बीच में देखेंगे तो इधर किसी पॉइंट पे इसके कारण अवे इधर बनेगा, इसके कारण अवे फ्रॉम द चार्ज तो इधर बनेगा। बिल्कुल बीच में ई हो जाएगा जीरो आपका। क्यों जीरो हो जाएगा? नल पॉइंट मिल जाएगा कि नहीं? क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं, तो बीच में और अपोजिट डायरेक्शन में, इसके कारण इधर और इसके कारण अवे इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब इस रेंज में इधर देखते हैं, तो इधर जो बनेगा इसके हिसाब से बनेगा, क्योंकि इसके पास में है, इसकी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। आर कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ये। तो इसके हिसाब से बनेगा, ये वाला चार्ज डोमिनेट करेगा मिड पॉइंट के इधर। तो अगर इसके हिसाब से बनेगा तो अवे होगा, इधर कहीं भी हम बात करेंगे तो अवे होगा। और अवे होने का मतलब निगेटिव डायरेक्शन में बनेगा तो इस तरह से बनेगा, या इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में अवे होगा इसके कारण। तो अवे यानी कि इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव जब होती है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर बनता है। देखो इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर, लेकिन जो ये इसकी वैल्यू होगी इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी तो ये डोमिनेट करेगा, तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हम बनाएंगे। इसके हिसाब से इधर होना चाहिए तो ये बन जाएगा, और यहाँ पे ये ज्वाइन हो जाएगा, और ए पॉइंट जो है यहाँ पे नल पॉइंट मिल जाएगा। इधर बात करें, इसके कारण अवे, इसके कारण भी अवे, ठीक है? दोनों कारण अवे है, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन माइनस डायरेक्शन में, इसलिए नीचे बन जाएगा। ठीक, होप यू गॉट इट। तो अगर दो सेम टाइप ऑफ चार्जेस हैं, इसी तरीके से आप -q का भी बना सकते हैं। -q वाला आप खुद से करिए, आपके लिए होमवर्क है। -q चार्ज रखा है, यहाँ पे -q चार्ज रखा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ये आप जो है खुद से करिए। मैं दो अपोजिट चार्ज लेके देख ले रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे हमने लिया +q, यहाँ पे लिया -q। तो थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ मैं। y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सिस पे डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो गया +x, इधर हो जाएगा -x, ठीक है? अब बात करते हैं, सॉरी, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव ले, दोनों अपोजिट, नेगेटिव नेगेटिव वाला आपको खुद करना है। तो अगर इस रीजन में बात करें हम, यहाँ पर इस लाइन पर, तो ये होगा टूवर्ड्स द चार्ज। टूवर्ड्स द चार्ज का मतलब है इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव डायरेक्शन में, और इसके कारण क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, लेकिन इसके पास में है, दोनों चार्ज इक्वल हैं, तो इसके पास में है, इससे दूर है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो ज्यादा वाला डोमिनेट करेगा, यानी कि इसके हिसाब से बनेगा, तो ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डायरेक्शन में आएगी, माइनस में आएगी, तो नीचे बनेगा, ठीक है? अब बात करें यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा? नल पॉइंट मिल सकता है क्या? इक्वल चार्ज है, इसके कारण अवे, इसके कारण टूवर्ड्स, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसमें नल पॉइंट, और अभी हमने क्वेश्चन किया था, जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो नल पॉइंट बाहर मिलता है, और इक्वल होंगे तो मिलेगा ही नहीं, इसमें तो कहीं भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। अब इस रीजन की बात करें, इसके कारण पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, यानी कि टूवर्ड्स द चार्ज, और इसके कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। यहां तक हमने बना दिया। यहाँ पे इस लाइन को हम टच नहीं कराएंगे ग्राफ, क्योंकि जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पे ई नॉट इक्वल टू जीरो है, ये बात ध्यान रखिए। इस रीजन में देखते हैं, इस रीजन में क्या हुआ? अवे फ्रॉम द चार्ज, और इसके कारण टूवर्ड्स द चार्ज, इसमें भी सेम है,
ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन ओवरऑल ये डोमिनेट करेगा, तो इसके हिसाब से बन जाएगा। इस रीजन में देखेंगे तो अवे फ्रॉम द चार्ज इसके कारण, टुवर्ड्स द चार्ज इसके कारण, अवे फ्रॉम द चार्ज इस वाले माइनस क्यू के कारण टुवर्ड्स द चार्ज। लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी क्योंकि पॉइंट जो इधर वाले सारे पॉइंट्स प्लस क्यू के पास में होंगे, प्लस क्यू के पास में होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग बनेगी, और इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये नीचे बनेगी। उम्मीद करता हूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के कारण अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ठीक है। आप जहां पे शुरू किया है हमने वो जो आप हेडिंग लगा सकते हैं, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस एक्स किसके कारण है, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा, नीचे लिखता हूँ, आप हेडिंग में लिख लेना ग्राफ ऑफ ई वर्सेस एक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये किसके कारण है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्योंकि अभी हमें पॉइंट चार्ज का ही फार्मूला पता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। इस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाले हैं आपको, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, नल पॉइंट पढ़ लिया, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ भी पढ़ लिया। अब जो है एक टॉपिक और हम पढ़ लेते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, हमने एक फार्मूला पढ़ा था किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया था, कितना आया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लो कोई हमें दिया गया है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट चार्ज नहीं है, अब चार्ज, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कई तरीके का हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्यू टू, ये सेकंड नंबर फार्मूला होगा, पहला पॉइंट चार्ज वाला, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए अलग तरीके से निकालते हैं, वो आगे वैसे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम उसको भी करेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी हम एक दो तरीके से हो सकता है लाइन पे, एक तो ऐसे हो उसके परपेंडिकुलर निकालना हो, अभी हम उसके लाइन में अलोंग द लाइन हो, मान लो ये कोई लाइन है और पतली सी, इसके पास चार्ज डिस्टेंस सब, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कोई वायर है और इस वायर की लेंथ हमें दी गई है एल, ठीक है, और इस वायर से जो है हमें आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज निकालनी है तो कहाँ निकालनी है और किसके कारण, तो इस वायर के कारण निकालनी है, पी पॉइंट पे निकालनी है, जो कि इस वायर से आर डिस्टेंस अलोंग द वायर, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाले में अलग केस होगा, परपेंडिकुलर वाला इसके बाद हम करेंगे, मान लो यहाँ पे कई पॉइंट हो यहाँ पे, अभी हम अलोंग द वायर देख रहे हैं, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो समस्या ये है हमारे पास कि हमें पॉइंट चार्ज का फार्मूला पता है, अब इतने चार्ज का फार्मूला नहीं पता, तो यहाँ पे एक चीज, एक नई क्वांटिटी डिफाइन होती है, लाइन चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। सपोज दैट इस पर क्यू चार्ज है, अगर इसकी लाइन चार्ज यानी कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, उसी को हम बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से।
तो लैम्डा जैसे मान लो ये 10 मीटर का चार्ज है, उस पर टोटल क्यू है, तो अगर 1 मीटर में जितना चार्ज होगा उसी को हम बोलेंगे लैम्डा। लैम्डा होता है क्यू बाई एल। ठीक है, अगर इसकी लेंथ दी गई है, टोटल चार्ज दिया गया है और लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो क्यू बाई एल कर देंगे, आ जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब हमें पॉइंट चार्ज का पता है, लेकिन हमें इस पूरे चार्ज के कारण नहीं पता है, तो हम क्या करें, सबको पॉइंट चार्ज मान लें। पॉइंट चार्ज तो बहुत छोटा है, जैसे करोड़ों पॉइंट चार्ज बनेंगे और उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो अब उतना को जोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं इंटीग्रेशन की। हमने क्या किया, इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर हमने एक dx लेंथ का बहुत छोटा सा लेंथ माना, जिसमें चार्ज आया dq। डी क्यू चार्ज पकड़ा और वो उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उससे एक्स डिस्टेंस पे है और उसकी लेंथ कितनी है, dx, बहुत छोटी सी लेंथ है। तो अब हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो dx के कारण, dx लेंथ के कारण, जो dx लेंथ में जो चार्ज है dq के कारण, अब हम पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा है कि इसको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, और पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है, क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ई फील्ड ड्यू टू डी क्यू चार्ज, डी क्यू चार्ज के कारण छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ डी ई। ठीक है, डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, के डी क्यू बाई, डिस्टेंस कितनी है इसकी, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर हमें टोटल का निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट का ध्यान रखना, कहाँ से कहाँ तक। हम्म, जब यहां से हमने इस पॉइंट से ये डिस्टेंस एक्स लिया है, जब एक्स इक्वल टू आर है, आर से लेकर आर प्लस एल, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर पॉइंट पी तक, ये आर है और ये टोटल हो, ये एल है, तो टोटल कितना हो जाएगा, आर प्लस एल। टोटल हो जाएगा आर प्लस एल आपका। और लिमिट कहां से, एक्स इक्वल टू आर से लेकर आर प्लस एल तक चार्ज है, तो आर से लेकर आर प्लस एल तक हम लिमिट ले लेंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम कर रहा है हमें डी क्यू, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन जो करना है एक्स के रिस्पेक्ट में करना हो, यहाँ पे डी क्यू आ रहा है, तो इंटीग्रेशन अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो dx होना चाहिए यहाँ पे। अगर dx होगा तो हम x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की हेल्प लेंगे। कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा। लैम्डा क्या होता है, q अपॉन एल। अब हम अगर यहाँ के लिए लैम्डा डिफाइन करें, तो चार्ज कितना है, dq, और लेंथ कितनी है, dx। देखो, टोटल चार्ज लिया, टोटल लेंथ लिया, लैम्डा होगा। इसी लैम्डा को हम लिख सकते हैं dq अपॉन dx। ठीक है, छोटा सा चार्ज और छोटी सी लेंथ, तो dq कितना हो जाएगा, यहाँ से dq हो जाएगा लैम्डा dx, लैम्डा dx। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं dq यहाँ पे लैम्डा dx, ये क्या हो जाएगा, r से लेकर r प्लस एल के dq यहाँ पे लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा कांस्टेंट होता है, डी ई इंटीग्रेट होके ई हो जाएगा, डी ई का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा आपने, डी टोटल ई आ जाएगी और के लैम्डा बाहर आ जाएगा, के लैम्डा इंटीग्रेशन आर से लेकर आर प्लस एल, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये अब वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स, मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी ये चीजें बहुत सिंपल है, आपको आनी चाहिए। इसको ऊपर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर को, तो एक्स टू द पावर माइनस टू हो जाएगा, एक्स टू पावर माइनस डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर, ये इसको ऊपर ले गए तो एक्स टू पावर माइनस टू हो गया, एक्स टू द पावर माइनस टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन प्लस वन, यानी कि माइनस टू प्लस वन किया जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस वन और अपान माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन, नीचे एन प्लस वन, यानी कि माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन आ गया। एक्स की पावर माइनस वन को नीचे ले आएंगे तो वन अपान एक्स हो जाएगा, और एक माइनस यहाँ पे ये वाला बचेगा। तो इस चीज को आप याद भी रख सकते हैं कि वन अपान एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस वन अपान एक्स होता है। तो यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, अब के लैम्डा माइनस वन अपान एक्स, लिमिट कहां से कहां तक, आर इंटू आर प्लस एन। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर
लिमिट, अब लिमिट को पुट करेंगे हम, पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो ई क्या हो जाएगा, के लैम्डा अपर लिमिट कितनी है, एक्स की जगह पे आर प्लस एल, माइनस वन अपान आर प्लस एल, और माइनस लगाएंगे फिर लोअर लिमिट। ये माइनस फार्मूले में, यानी कि अपर लिमिट रखने के बाद एक माइनस साइन लगाते हैं, फिर जो है इसमें लोअर लिमिट, तो इसमें रखेंगे तो माइनस वन अपान आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लैम्डा, इसको पहले लिख दे रहे हैं वन अपान आर माइनस वन अपान आर प्लस एल। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी हम ये तरीका अपना सकते हैं, नहीं तो उसका दूसरा तरीका होता है। और अलोंग द लाइन चार्ज, जो पॉइंट है हमें जिस पॉइंट पे निकालना है वो अलोंग द लाइन, ऐसा नहीं कि किसी भी इस वायर से किसी भी डायरेक्शन में जो मान लो यहाँ पे दे दिया आर डिस्टेंस पे, तो ये फार्मूला नहीं लगा सकते, ये सिर्फ अलोंग द लाइन, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये फार्मूला है के लैम्डा वन अपान आर माइनस वन अपान आर प्लस वन। लैम्डा क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी है। अगर कहीं लाइन पे चार्ज है, वायर पे चार्ज है, या किसी रॉड पे चार्ज दिया गया है, तो वहां पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा यूज करते हैं। सरफेस पे चार्ज दिया रहता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूज करते हैं। पूरे वॉल्यूम में चार्ज आएगा, आगे सब कुछ आएगा, तो वहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं, आप फार्मूलों को रिवाइज करते रहें। थैंक यू।